हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आयुषी एंड वेलकम टू लॉ हेडलाइन चैनल। आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं। 1992 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 666 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में यह फैसला 13 अगस्त 1997 को सुनाया गया है। इस फैसले में माननीय न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर और न्यायमूर्ति बी.एन. कृपाल ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए दिशा निर्देश दिया। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम मामले के संक्षिप्त तथ्य से गुजरेंगे और उसके बाद हम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस रिट याचिका को दायर करने का तात्कालिक कारण राजस्थान के एक गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कथित क्रूर सामूहिक बलात्कार की घटना है। वह घटना एक अलग आपराधिक कार्रवाई की विषय वस्तु है और हमारे द्वारा इसका और कोई उल्लेख आवश्यक नहीं है। इस घटना से उन खतरों का पता चलता है जिनसे एक कामकाजी महिला उजागर हो सकती है और वह भ्रष्टता जिससे यौन उत्पीड़न पतित हो सकता है, और विधायी उपायों के अभाव में वैकल्पिक तंत्र द्वारा सुरक्षा उपायों की तात्कालिकता। विधायी उपायों के अभाव में इस महसूस की गई और तत्काल सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक तंत्र खोजने की आवश्यकता है। ऐसी प्रत्येक घटना का परिणाम लैंगिक समानता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह आर्टिकल के तहत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान के 14, 15 और 21 ऐसी घटना के तार्किक परिणामों में से एक आर्टिकल के तहत पीड़ित के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है। 19(1) जी किसी भी पेशे का अभ्यास करने के लिए या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए। इसलिए इस तरह के उल्लंघन आर्टिकल के तहत उपाय को आकर्षित करते हैं। 32 महिलाओं के इन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आर्टिकल के तहत यह वर्ग कार्रवाई संविधान के 32 इसी कारण से है। ऐसी स्थिति में परमादेश का एक रिट, यदि इसे प्रभावी होना है, रोकथाम के लिए निर्देशों के साथ होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन एक आवर्ती घटना है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को जारी रखने का मौलिक अधिकार सुरक्षित कार्य वातावरण की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जीवन के अधिकार का अर्थ है गरिमा के साथ जीवन। उपयुक्त कानून के माध्यम से ऐसी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने और इसे लागू करने के लिए एक तंत्र के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी विधायिका और कार्यपालिका की है। हालांकि जब यौन उत्पीड़न की घटनाएं कला के तहत महिला श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, 14, 19 और 21 को आर्टिकल के तहत निवारण के लिए हमारे सामने लाया गया है। 32 एक प्रभावी निवारण की आवश्यकता है कि विधायी शून्य को भरने के लिए इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए। भारत के संविधान में गांठीकृत मौलिक अधिकारों का अर्थ और सामग्री लैंगिक समानता के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त आयाम है, जिसमें यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की रोकथाम भी शामिल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारी संवैधानिक योजना का एक हिस्सा है। जब उनके बीच कोई असंगतता न हो तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को लागू किए गए घरेलू कानून की अनुपस्थिति में पढ़ा जाना चाहिए। यह अब न्यायिक निर्माण का एक स्वीकृत नियम है कि घरेलू कानून को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों के संबंध में होना चाहिए, जब उनके बीच कोई असंगतता नहीं है और घरेलू कानून में एक शून्य है। आव्रजन और जातीय मामलों के मंत्री बनाम तह 128 ALR 353 में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने एक विपरीत विधायी प्रावधान की अनुपस्थिति में इसके पालन की वैध अपेक्षा की अवधारणा को मान्यता दी है, यहां तक कि बिल ऑफ राइट्स के अभाव में भी। ऑस्ट्रेलिया का संविधान उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ लैंगिक समानता और यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ गारंटी के बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अधिनियमित कानून के अभाव में हम दिशानिर्देश और मानदंड निर्धारित करते हैं। इसके बाद सभी कार्यस्थलों या अन्य संस्थानों में उचित पालन के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए एक कानून अधिनियमित नहीं किया जाता है। यह कला के तहत उपलब्ध शक्ति के प्रयोग में किया जाता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संविधान के 32 और इस बात पर और जोर दिया गया है कि इसे इस न्यायालय द्वारा आर्टिकल के तहत घोषित कानून के रूप में माना जाएगा। संविधान के 141 यहाँ पहले से निर्धारित दिशानिर्देश और मानदंड निम्नानुसार हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(d) में मानवाधिकार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में वर्तमान नागरिक और दंड कानून कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से विशिष्ट सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और इस तरह के कानून के अधिनियमन में काफी समय लगेगा। कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं के साथ साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थानों के लिए यह आवश्यक और समीचीन है कि वे महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करें। 1. कार्यस्थल और अन्य संस्थानों में नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य,
यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने के लिए कार्यस्थल या अन्य संस्थानों में नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य होगा और सभी कदम उठाकर यौन उत्पीड़न के कृत्यों के समाधान, निपटान या अभियोजन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करना होगा। आवश्यक 2. परिभाषा। इस उद्देश्य के लिए यौन उत्पीड़न में इस तरह के अवांछित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार, चाहे सीधे या निहितार्थ से, शामिल हैं। ए. शारीरिक संपर्क और अग्रिम। बी. यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध। ग. यौन रंगीन टिप्पणी। घ. अश्लील साहित्य दिखाना। ई. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण, जहां इनमें से कोई भी कृत्य ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जहां ऐसे आचरण की पीड़िता को उचित आशंका हो कि पीड़िता के रोजगार या काम के संबंध में, चाहे वह वेतन ले रही हो या मानदेय या स्वैच्छिक, चाहे सरकारी, सार्वजनिक या निजी उद्यम में, ऐसा आचरण हो सकता है, अपमानजनक हो सकता है और स्वास्थ्य और सुरक्षा समस्या का गठन कर सकता है। उदाहरण के लिए यह भेदभावपूर्ण है जब महिला के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उसकी आपत्ति से उसे उसके रोजगार या काम के संबंध में नुकसान होगा जिसमें भर्ती या पदोन्नति शामिल है, या जब यह एक शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाता है। यदि पीड़ित आचरण के लिए सहमति नहीं देता है या उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाता है तो प्रतिकूल परिणाम देखे जा सकते हैं। 3. निवारक उपाय। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में सभी नियोक्ताओं या कार्यस्थल के प्रभारी व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस दायित्व की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। एक. कार्यस्थल पर ऊपर परिभाषित यौन उत्पीड़न के निषेध को उचित तरीके से अधिसूचित, प्रकाशित और प्रसारित किया जाना चाहिए। बी. आचरण और अनुशासन से संबंधित सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के नियमों, विनियमों में यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने वाले नियम, विनियम शामिल होने चाहिए और ऐसे नियमों में अपराधी के खिलाफ उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए। सी. निजी नियोक्ताओं के संबंध में औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के तहत स्थायी आदेशों में पूर्वोक्त निषेधों को शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। डी. काम, अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उपयुक्त काम की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण वातावरण नहीं है और किसी भी कर्मचारी महिला के पास यह मानने के लिए उचित आधार नहीं होना चाहिए कि वह किस संबंध में वंचित है। उसका रोजगार। 4. आपराधिक कार्यवाही। जहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत एक विशिष्ट अपराध के रूप में होता है, नियोक्ता उपयुक्त प्राधिकारी के साथ शिकायत करके कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेगा। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को पीड़ित या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों के पास अपराधी के स्थानांतरण या अपने स्वयं के स्थानांतरण की मांग करने का विकल्प होना चाहिए। 5. अनुशासनात्मक कार्रवाई। जहां इस तरह का आचरण प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा परिभाषित रोजगार में कदाचार के बराबर है, नियोक्ता द्वारा उन नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। 6. शिकायत तंत्र। चाहे ऐसा आचरण कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमों का उल्लंघन हो, पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण के लिए नियोक्ता के संगठन में एक उपयुक्त शिकायत तंत्र बनाया जाना चाहिए। इस तरह के शिकायत तंत्र को शिकायतों का समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। 7. शिकायत समिति। ऊपर 6 में संदर्भित शिकायत तंत्र, जहां आवश्यक हो, एक शिकायत समिति, एक विशेष परामर्शदाता या गोपनीयता बनाए रखने सहित अन्य सहायता सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। शिकायत समिति की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए और इसकी आधी से कम सदस्य महिलाएं नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठ स्तरों से किसी भी तरह के अनुचित दबाव या प्रभाव की संभावना को रोकने के लिए ऐसी शिकायत समिति में एक तीसरे पक्ष या तो गैर सरकारी संगठन या अन्य निकाय शामिल होना चाहिए जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित हो। शिकायत समिति को संबंधित सरकारी विभाग को शिकायतों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट देनी चाहिए। सरकारी विभाग को शिकायत समिति की रिपोर्ट सहित उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन पर नियोक्ता और प्रभारी व्यक्ति भी रिपोर्ट करेंगे। 8. श्रमिकों की पहल। कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के मुद्दों को श्रमिकों की बैठक और अन्य उपयुक्त मंच पर उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए और नियोक्ता कर्मचारी बैठकों में सकारात्मक रूप से चर्चा की जानी चाहिए। 9. जागरूकता। इस संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता विशेष रूप से उपयुक्त तरीके से दिशानिर्देशों और विषय पर अधिनियमित होने पर उपयुक्त कानून को प्रमुखता से अधिसूचित करके बनाई जानी चाहिए। 10. तीसरे पक्ष का उत्पीड़न। जहां किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप यौन उत्पीड़न होता है, नियोक्ता और प्रभारी व्यक्ति सहायता और निवारक कार्रवाई के मामले में प्रभावित व्यक्ति की सहायता के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएंगे। 11. केंद्र।
राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कानून सहित उपयुक्त उपाय अपनाने पर विचार करें कि इस आदेश द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का भी निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं द्वारा पालन किया जा रहा है। 12. ये दिशानिर्देश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि कामकाजी महिलाओं के लैंगिक समानता के अधिकार के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों और मानदंडों का सभी कार्यस्थलों पर कड़ाई से पालन किया जाएगा। ये निर्देश कानून में बाध्यकारी और लागू करने योग्य होंगे जब तक कि क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उपयुक्त कानून नहीं बनाया जाता। तदनुसार इन रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। I hope so you like the video. If you like the video then please subscribe the channel and share the video and don't forget to give your valuable thought in comment section.